आज स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फर्स्ट मॉड्यूल है उसका हम एक्सरसाइज 1 डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखो क्या है कि वन क्वांटम ऑफ चार्ज शुड एटलीस्ट बी इक्वल टू, एक सेकंड होना चाहिए, और सब लोग टाइम से आया करो। देखो जब लेट आओगे जाओगे तो बहुत तो सबका लोगों का टाइम वेस्ट होगा। हाँ ओके ठीक है, तो ये तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे बेसिक जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो पहली बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी कि Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, मतलब चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। इसका मीनिंग पता है सबको कि भाई चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा E का। मतलब कैसे, या तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन चार्ज हो सकता है एंड सो ऑन। कभी भी चार्ज फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे वही बात है कि 1 क्वांटम ऑफ चार्ज शुड एटलीस्ट बी इक्वल टू चार्ज इन कूलम। तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जब n जो है इंटीजर उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, Q इज इक्वल टू E। तो इसी तरह से जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई Q इज इक्वल टू E, और तो आंसर क्या आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ओके, तो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आंसर क्या आ गया, फिर बॉम्बे आंसर आ गया कि 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, क्योंकि चार्ज की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है E। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो क्या है कि एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट has charged this. If it starts moving with velocity this, then speed of c is the speed of light here. Then new charge is what? देखो पहली बात तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ही क्यों उठा कि जब वेलोसिटी अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो क्या उसका चार्ज मूव हो जाए, चेंज हो जाएगा, सॉरी। तो ये क्वेश्चन इसलिए उठा क्योंकि जो मास होता है वो रिलेटिव होता है नेचर में, मास जो है वो चेंज हो सकता है। तो पूछा है ना, कभी भी पूछा है ना, ये कौन बोला है? हाँ, तो मास जो है वो रिलेटिव होता है और मास चेंज हो सकता है, बट चार्ज जो है वो रिलेटिव नहीं होता है, चार्ज वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया यहाँ पे, अगर हम यूज कर लो अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो, वरना डिस्टर्बेंस बहुत क्रिएट होगा। कि किसका कौन बोल रहा है ये? हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे कि चार्ज की एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी कि जो चार्ज है वो एक सेकंड, अभी भी लोग आ रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से सब लोग टाइम से आना। तो जो ये प्रॉपर्टी है कि चार्ज अगर कोई चार्ज मूव भी करेगा तो चार्ज की वैल्यू नहीं होगी, जबकि मास जब मूव करता है अगर बहुत हाई वेलोसिटी से तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, क्योंकि मास रिलेटिव नेचर का है और उसकी जो वैल्यू है बढ़ जाती है। अगर वेलोसिटी अगर उसकी लाइट के ऑर्डर की है तो मास की वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज जो है वो क्या रहता है, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट। इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सेम आंसर आएगा। क्या दिया है इधर कि अभी भी लोग आ रहे हैं, सब लोग बहुत लेट आते हैं, ऐसा नहीं करने का और टाइम से आने का भी। तो इससे चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, इसका मतलब 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 ही चार्ज रहेगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या 3, हाँ क्वेश्चन नंबर 3, which one of the following statement regarding electrostatics is wrong? पहला बोल रहा है कि चार्ज इज क्वांटाइज, दूसरा चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज क्वांटाइज सही बात है, वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है। सेकंड इज व्हाट, दिस इज आल्सो ट्रू, टोटल चार्ज इन द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। ओके, थर्ड जो बोल रहा है कि देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड नियर एन आइसोलेटेड चार्ज एट रेस्ट। सही बात है, अगर चार्ज जो होगा उसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बिल्कुल होगा। जो फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत बात है। जब चार्ज एक्सेलरेट करता है या मूव करता है सिर्फ तभी ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आते हैं, अदरवाइज
जब वो रेस्ट फील्ड आता है, ये हमको ध्यान रखना है, बात हमको अच्छे से याद रखनी है। तो डी यहाँ पे गलत है, क्योंकि स्टेशनरी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता है बट वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए यहाँ पे डी इज द आंसर बिकॉज इट इज रॉन्ग। ये कौन लिख रहा है? तुम लोग एनोटेशन यूज मत करो, लोगों में इसको डिसेबल कर देता है। हाँ, क्यों बोलना हो तो मुझे ओके, वीडियो को रखो और ऑडियो भी म्यूट रखो जब तक बोलने जाना पड़े, वरना क्या होगा कि बहुत ज्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा, आवाज सब लोगों की आवाज ज्यादा क्रिएट होगी। अभी भी लोग आ रहे हैं, बहुत टाइम से बिल्कुल आना बहुत जरूरी है, बहुत लेट ना आना सही नहीं है। ओके, तो ये आई होप समझ में आ गया होगा तुमको क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब चार्ज मूव करता है सिर्फ तभी वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, स्टेशनरी कंडीशन में चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। ओके, तो लेट्स मूव ऑन, ये भी आसान क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे हम। पहले ही इसका एनोटेशन हटाना पड़ेगा, किसने ये किया है, एक सेकेंड। ओके, छोड़ देते हैं। हाँ, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। टू सिमिलर चार्ज है, दो सिमिलर चार्ज प्लस क्यू एंड प्लस क्यू ए और बी पॉइंट पे रखे हुए हैं। अब एक माइनस क्यू चार्ज जो है वो मिड पॉइंट पे रखा हुआ है, और ये पूछ रहा है कि माइनस क्यू चार्ज कब ऑसिलेट करेगा और उसकी कंडीशन क्या है। तो ये अगर हम कंडीशन देखते हैं, जैसे कि अगर हम इस माइनस क्यू को ए की तरफ मूव करते हैं, तो जो माइनस क्यू को ए की तरफ मूव करोगे, अच्छा पहले ये बात समझ आती है सब लोगों को कि माइनस क्यू जब यहाँ रखा हुआ है तो टोटल जो फोर्स है इस पे वो 0 है। कैसे 0 है? क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पर दोनों का फोर्स जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम, क्योंकि मिड पॉइंट पे रखा हुआ है। तो अभी वो रेस्ट पे है, इसमें कोई डाउट नहीं। बट अगर हम इसको डिस्टर्ब करके थोड़ा डिस्टर्ब करके लेफ्ट में मूव करते हैं, तो हम देख पाते हैं कि जो ए जो फोर्स लगा रहा है वो अब फोर्स बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा वो फोर्स? क्योंकि जो अब जो ए फोर्स लगा रहा है वो फोर्स इसलिए बढ़ जाएगा कि क्योंकि अब डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जब वो लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो ये वाला डिस्टेंस कम हो गया, और फोर्स जो है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिस्टेंस कम हो जाएगा इसका, तो ए हमारे पास अब ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ए इसके पास ज्यादा फोर्स लगाएगा और बी इसके पास कम फोर्स लगा पाएगा। तो ये जो चीज है ए की तरफ भी खींची चली जाएगी। तो जब ए की तरफ भी खींची चली जाएगी तो वापस कभी नहीं आएगी, तो ये क्या होगा? ऑसिलेशन नहीं होगा। अब अगर इसी को अगर हम राइट में मूव करके देखें, तो जब माइनस क्यू को मैं राइट में मूव करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है कुछ, और ये जो डिस्टेंस इस बार बी से कम हो जाता है। तो इस बार जो बी फोर्स लगाएगा जो कि राइट डायरेक्शन में होगा वो फोर्स ज्यादा होगा। तो जब बी जो फोर्स लगा रहा है वो राइट डायरेक्शन में, वो फोर्स ज्यादा है, तो अभी बी की तरफ ही चला जाएगा। तो वापस से हम ये बोल सकते हैं कि ये ऑसिलेट नहीं करेगा और ये बी की तरफ ही चला जाएगा और वापस नहीं आएगा। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो ए रॉन्ग हो गया, बी रॉन्ग हो गया। अब हम इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करके देखते हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब हम मूव करते हैं तो हम देख पाते हैं कि जब इसको थोड़ा सा जब डिस्टर्ब करते हैं तो एक फोर्स टुवर्ड्स से, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, और एक फोर्स टुवर्ड्स बी लगेगा। तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो टुवर्ड्स सी आएगा, क्योंकि इनका एक कंपोनेंट, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। मान लो इस फोर्स को एफ ले लोगे और इस फोर्स को भी एफ ले लोगे, और ये एंगल जो है वो थीटा ले लोगे, तो हम क्या बोल पाएंगे? एक सेकंड। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि अगर हम इस वाले को इधर एक ये ऐसे लेंगे, इसके कंपोनेंट लेंगे, और ये एंगल को थीटा ले लें और ये एंगल को थीटा ले लें, तो ये एफ एफ अगर लेते हैं तो ये एफ कॉस थीटा और ये एफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो जब ये कैंसिल हो जाएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो 2f sin थीटा टुवर्ड्स सी आएगा। तो जब इसको मैंने डिस्टर्ब किया ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स आ रहा है नीचे की तरफ। ये हमने देखा था एसएचएम 11 चैप्टर में, सॉरी 11 क्लास के लास्ट चैप्टर में एसएचएम में, कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऑसिलेशन होगा। जैसे कि f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n, दिस इज द कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। हाँ, उसको अगर हमको पता है कि f जो है अगर वो प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर n होता है तो वो ऑसिलेशन होता है। हाँ, अगर वो f
प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स की पावर 1 आ जाए तो वो एसएचएम होता है। तो खैर यहाँ पे हमको एसएचएम और ऑसिलेशन में डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं बोला गया है इस क्वेश्चन में, बट हम ये कंफर्म बोल सकते हैं कि जब हम आगे ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्प्लेस कर रहे हैं इस चार्ज को, तो जो फोर्स है वो डाउनवर्ड आ रहा है, तो माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल है, पक्की बात है। तो इसलिए हम ये श्योर बोल सकते हैं कि ऑसिलेशन होगा। वैसे जब होगा या नहीं होगा इसके लिए तो पूरा एक्सप्रेशन निकाल के सोल्व करना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में ऐसी जरूरत नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा क्या चीजें। किसी को ना आए कोई बात हो तो वो कमेंट में या फिर हाथ खड़ा करके या कुछ भी करके बोल सकते हैं। ओके, तो इसीलिए हम क्या, हमारा आंसर क्या आया कि इट इज मूव्ड अपवर्ड्स एबी। जब एबी तरफ ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो ये नीचे की तरफ आता है और ऑसिलेट करता है। ओके, तो लेट मूव ऑन। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। 5 देखो, 5 बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है कि 5 में बोला हुआ है कि when the distance between two charged particles is half मतलब जब हमने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो फोर्स कितना होगा। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि F is equal to k q1 q2 by r square, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। यहाँ पे देखो सीधा सा लिखा हुआ है, जब r/2 आ जाएगा तो ये 2 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, 4 हो जाएगा, तो दिस विल बिकम 4 टाइम्स फोर्स। सो वी कैन इजीली से दैट जो फोर्स है नाउ विल बी 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल फोर्स। ओके, आई होप ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो लेट्स मूव ऑन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 point charges in air at a distance of 20 centimeter from each other। 2 पॉइंट चार्ज एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक फोर्स के थ्रू। तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर शुड दीज चार्जेस बी प्लेस्ड इन ऑयल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी 5। ओके, आई होप सबको पहले रिलेटिव परमिटिविटी पता होगा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है कि परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। तो अगर कोई मीडियम में हम डाल देते हैं तो जो फोर्स है वो फोर्स अगर F0, अगर वही चीज अगर पूरा सिस्टम वैक्यूम में होता है तो वो फोर्स अगर कोई चीज सिस्टम वैक्यूम में और अगर फोर्स F0 है तो वही फोर्स अगर किसी हमने डाइलेक्ट्रिक में डाल दिया तो वो फोर्स F0 डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। उसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि हमको कुछ ऐसा करना है कि जो पहले एयर में हाँ, पहले जो फोर्स था हमारा, पहले जो फोर्स था वो फोर्स और जो बाद में फोर्स वो सेम हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है वो सेम तो नहीं होगा अगर हम कुछ चेंज नहीं करते, तो वो फोर्स तो कम हो जाएगा बाई फैक्टर ऑफ 5, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है 5। तो यही कहना चाह रहा है कि हमको वो फोर्स सेम चाहिए तो हमको डिस्टेंस चेंज करना पड़ेगा। तो नया डिस्टेंस कितना होगा, तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी के आ जाने से फोर्स जो है वो घट रहा है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि अब फोर्स बढ़े, तो फोर्स बढ़ाने के लिए हम डिस्टेंस को कम करेंगे जिससे कि टोटल फोर्स पुराने वाले फोर्स के बराबर आ जाए। तो यहाँ हमने वही किया है, दिस इज द इनिशियल फोर्स k q1 q2 by r स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे k q1 q2 तो वही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन r जो रिलेटिव परमिटिविटी है क्योंकि वो फोर्स उधर डिवाइड हो गया है, और साथ में लेट अस से r1 का स्क्वायर। ओके, तो जैसे ही आ जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं k q1 q2 by r स्क्वायर और इधर k q1 q2 डिवाइड बाय एप्सिलॉन r इनटू r1 का स्क्वायर। अब हम इस दोनों को इक्वेट करेंगे, तो जब इक्वेट करते हैं तो k q1 q2 तो कट जाता है और नीचे आता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर बचता है एप्सिलॉन r की जगह ये एप्सिलॉन r जो है, अभी बहुत लोग लेट आ रहे हैं, आगे से लेट नहीं आने का मैं अलाउ नहीं करूंगा नेक्स्ट टाइम से। टाइम से आना बहुत जरूरी है। ओके, सो एप्सिलॉन r की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन r की वैल्यू 5 है और r1 स्क्वायर जो हमको निकालना है। तो फिर हमने यहाँ पे सॉल्व किया इसको और पूरी वैल्यू सॉल्व की और आंसर आ गया। और यहाँ पे ऐसे करने के लिए 20 को भी कन्वर्ट कर दिया है, 20 into 10 की पावर -2 उसका स्क्वायर किया तो 20 into 10 की पावर -4 एंड देन वी हैव सॉल्व। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ कंसेप्ट को कि पहले जो था वो पहले एक दो चार्ज एयर में रखे हुए थे तो उनमें कुछ फोर्स था। अब एक कह रहा है कि हम जब उसको ऑयल में डालते हैं तो
हमको फोर्स सेम चाहिए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी तुम आप रिलेटिव किसी मीडियम में हम कोई सिस्टम को लेके जाते हैं, टू चार्ज सिस्टम को, तो मीडियम में लेके जाने के बाद वो फोर्स कम हो जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि वो फोर्स बरकरार रहे, वो सेम रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको डिस्टेंस को कम करना पड़ा। तो वही हमने यहाँ पे किया कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर पहले दिया हुआ था, अब हमने Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन आर, क्योंकि वो रिलेटिव परमिटिविटी जो है उससे डिवाइड हो जाता है फोर्स, और नया डिस्टेंस R1 स्क्वायर लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया, जो कि हमको बोला गया है कि ये फोर्स सेम होना चाहिए। फिर हमने सॉल्व कर दिया। आई होप ये क्लियर होगा सबको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात मैं बता देता हूँ, इसमें परेशान होने की बात नहीं है कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो तुम तक पहुंच जाएगा, तो तुम बाद में भी इसको पूरा एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। तो अगर फिर भी कुछ रह जाए तो वैसे तो मैं समझा रहा हूँ, फिर भी अगर कुछ रह जाए तो वापस से तुम रिवाइज कर सकते हो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, so this was the 6th question. Now coming on to 7th question. 7th question क्या बोल रहा है कि certain charge कैपिटल Q है और हमको उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक है स्मॉल q, एक है कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ओके, सो और इन चार्ज को एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखा हुआ है और हम चाहते हैं कि दोनों चार्ज में फोर्स जो है वो मैक्सिमम हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जब हम मान लेते हैं कि उनको एक हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, पहले वो था कैपिटल Q जो टोटल चार्ज है, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो एक स्मॉल q है और एक कैपिटल Q माइनस q है। दिस इज ओके। अब हम जानना चाहते हैं कि उन दोनों का रेशियो कितना है, वो हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या किया, जब हमने फोर्स के एक्सप्रेशन को लिखा, तो आई होप तुमको समझ में आता होगा कि जो फोर्स का एक्सप्रेशन है वो ये हो जाएगा K Q1 Q2, क्योंकि Q1 जो हो जाएगा वो स्मॉल q हो जाएगा और Q2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल Q माइनस q और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो दिस विल बी द टोटल फोर्स। तो जैसे ही टोटल फोर्स इस तरह से आ जाता है, तो अब हमको ये इसमें आइडेंटिफाई करना है कि जब भी कोई मैक्सिमम या मिनिमम करने की बात आती है, तो 11th के स्टार्टिंग में हमने मैथमेटिकल टूल चैप्टर पढ़ा था और उसमें हमने देखा था कि मैक्सिमा मिनिमा कैसे होता है। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आपको एक वेरिएबल डिसाइड करना पड़ता है और उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं। यहाँ हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वेरिएबल कौन है। तो अगर हम देखते हैं तो k तो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि k तो क्या है, कांस्टेंट है। एक सेकंड, क्या हुआ? आवाज जिसके पास नहीं आ रही है अगर, तो उसको तुमको क्या करना पड़ेगा कि तुमको अपने पास एक डिवाइस उसमें देखो कि भाई कहाँ पे जो म्यूट वाला बटन है, अगर फिर भी दिक्कत होती है तो आप तुम उधर ढूंढना पड़ेगा उसको। ओके, हाँ, सो मूविंग ऑन। तो df by dq, हाँ, और सब लोग अपना ऑडियो वीडियो सब बंद रखें जब तक कि बहुत जरूरत ना पड़े, क्योंकि वरना फिर क्लास चल नहीं पाएगी, इतने सारे लोग एक साथ, फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, तो हाँ, हम डिसाइड कर रहे थे कि वेरिएबल कौन है। तो क्योंकि जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि फोर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 by R स्क्वायर। तो दिस इज K स्मॉल q कैपिटल Q माइनस q डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो हम ये देख सकते हैं कि कैपिटल K जो है वो कांस्टेंट है और कैपिटल Q कांस्टेंट है क्योंकि वो पहले से दिया हुआ है। अब सवाल है कि Q स्मॉल q और R में से वेरिएबल कौन है। तो यहाँ पे तुम नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सर्टेन डिस्टेंस। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक सर्टेन डिस्टेंस बोल दिया, सर्टेन मतलब डेफिनेट, the distance is fixed. The distance is fixed, then ये किसका है? ये एक सेकंड, व्यू डाउन का ऑप्शन किधर आता है? ओके, लीव इट, बाद देखेंगे। हाँ, तो सर्टेन जो है उसका मतलब डेफिनेट। तो डेफिनेट जब वो डिस्टेंस कर दिया तो दैट मींस डिस्टेंस इज फिक्स्ड। जब डिस्टेंस फिक्स्ड है तो हम उसको वेरिएबल नहीं लेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, वेरिएबल कौन बचा? स्मॉल q। तो हमने क्या किया, उसको जब मैक्सिमाइज करना है फोर्स को, तो वी डिफरेंशिएटेड द फंक्शन df by dq। और आई होप पता होगा यूवी रूल, या फिर अच्छा मैथ्स के तुम स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप जो प्रोडक्ट रूल होता है सिंपल। तो यहाँ पे हमने k और r स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो कॉमन ले लिया और यहाँ पे q में और कैपिटल Q माइनस q में यूवी रूल लगा दिया। तो एक बार कैपिटल Q माइनस q का जब डिफरेंशिएशन किया तो कैपिटल Q तो कांस्टेंट है, उसका 0 हुआ, तो 0 माइनस q का किया तो 1 हुआ, तो q इंटू माइनस 1 आ गया, प्लस अगली बार ये एज इट इज रहा और q का किया तो 1 आ गया और फिर इसको इक्वल टू 0 कर दिया। फिर पूरे को सॉल्व किया तो आंसर आ गया अपने आप q बाई स्मॉल q इज इक्वल टू 2 बाई 1। आई होप इट इज क्लियर।
यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी, हमको एक्सप्रेशन लिखना था फंक्शन का जो कि फोर्स था इस केस में, और फिर हमको ये चेक करना था कि मैक्सिमम वेरिएबल कौन है, तभी हम पता कर पाएंगे कि हम किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जैसे हमको पता चला कि वेरिएबल यहाँ पे स्मॉल क्यू है, तो फिर हमने उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और फिर हमारा आंसर आ गया। आई होप एवरीवन विल बी क्लियर। ओके, तो दिस इज द 7th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, एक जनरल केस तुमने बहुत ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे। कैसे क्वेश्चन बता देता हूँ कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे दो रॉड है, रॉड नहीं सॉरी स्ट्रिंग है, और यहाँ पे दो पार्टिकल मास है, उनके पास m मास है और q चार्ज है, या इसके पास भी सेम है। तो यहाँ हम लिखते थे कि T एक फोर्स लगेगा, एक इधर नीचे की तरफ लगेगा mg, और इधर एक फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन F। सेम चीज इसके साथ होगी। तो यहाँ अगर तुम नोटिस करोगे तो यहाँ तीन फोर्स है, T कैपिटल F जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है, और mg। तो यहाँ पे जब तीन फोर्स हैं फिर उनके साथ एक इक्विलिब्रियम बनता है, वो तीन फोर्स एक प्लेन में है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन जाती है। बट इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है। क्या अलग है, लेट्स सी। अलग ये है कि जैसा कि तुम देख सकते हो कि दो स्मॉल चार्ज है इक्वल, वो तो सब सेम ही है, सस्पेंडेड बाय टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स दैट इज सेम, और लंबाई दी हुई है फ्रॉम माय हुक फिक्स टू द स्टैंड। अब पूरे सेटअप को सैटेलाइट में लेके चले गए। जब सैटेलाइट में लेके चले गए तो यहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी। जब ग्रेविटी नहीं होगी तो ये वाला जो फोर्स है, ये फोर्स गायब हो जाएगा। जब ये फोर्स गायब हो जाएगा तो सिर्फ दो ही फोर्स बचेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आता होगा कि जब सिर्फ दो ही फोर्स बचते हैं तो किसी भी पार्टिकल की हालत क्या होगी, एक फोर्स इस तरफ होगा T और एक फोर्स इस तरफ होगा F। तो ये बिल्कुल, ये तो उन्होंने तो भी ऐसा दिखाया हुआ है, ये बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे दोनों। तो जब बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 180। तो हमको ये ध्यान रखना है कि एंगल कितना हो गया, 180। और ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे टेंशन mg 0 हो गया। ये म्यूट कर लो जो भी है। हाँ, तो mg 0 हो गया, तो यहाँ पे t बराबर f है आ गया, और यहाँ पे एंगल कितना आ गया, 180। सो आई होप क्लियर होगा सबको ये। हाँ, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में 3 इक्वल चार्जेस Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 इक्वल चार्ज है वो कॉर्नर पे रख दिया हमने। तो जो फोर्स है ऑन एनी चार्ज वो कितना होगा, किसी भी एक चार्ज पे नेट फोर्स हमको निकालना है। तो यहाँ हम बहुत इजीली देख सकते हैं, तीनों इक्वल चार्ज है। ये गलती से लिखा है इधर आएगा ये स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू है, और ये स्मॉल क्यू है। तो किसी भी एक पे मान लो हम इस पे फोर्स दे रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इधर फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। सो रिपेल करेंगे तो हमने इन फोर्स की वैल्यू लिखी KQ and Q2 by F², तो KQQ तो Q स्क्वायर डिवाइड बाई A, तो A का स्क्वायर हो गया, और इधर भी वही सेम। अब इन दोनों फोर्स का हमने एंगल देखा 60 डिग्री। अब 11th क्लास के मोशन इन 2D चैप्टर में या फिर वेक्टर चैप्टर में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि जो नेट फोर्स होता है, अगर वेक्टर सम हमको जो करना होता है तो वो किस तरीके जाता है, C बराबर रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। आई होप सबको पता होगा। तो जब ये इस तरह किया जाता है तो यहाँ भी हम वही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे दो फोर्स है F, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 60। यहाँ अच्छी बात ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो सॉल्व करने में आसानी होगी। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो यहाँ वही किया, C इज इक्वल टू रूट A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा होता है। तो रूट A², A की जगह हमने क्या डाल दिया, कैपिटल F का स्क्वायर, और B की जगह कैपिटल F का स्क्वायर, फिर 2F² cos 60, दोनों में एंगल डाल दिया 60। फिर हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो कितना हो गया, ये cos 60 होता है हाफ, तो हाफ 2 से 2 कट गया, इधर जो हाफ आ जाएगा तो इधर आ जाएगा 3F² और आंसर आएगा रूट 3F, और F का मैग्नीट्यूड हमको पता था, हमने निकाल चुका है KQ² by A²। तो बस दैट्स इट। इट इज आल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। हमको यहाँ पर नेट फोर्स निकालना था और कुछ नहीं था। ओके, तो हमने बस उस चार्ज पे दोनों की वजह से नेट फोर्स देखा और उस फोर्स की वैल्यू सॉल्व कर ली। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। 2 चार्जेस 4Q एंड स्मॉल q आर देयर, और वो 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो एट व्हाट पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ पे होगा। तो हमने इसके क्वेश्चन भी आसान है, देखो
हमने क्या किया, हमने सेंटर पे, सेंटर नहीं सॉरी, बीच में एक पॉइंट लिया। अब बीच में होना जरूरी क्यों है, क्योंकि बीच में होगा तभी तो एक इसको रिपेल करेगा। लेट अस से हाँ, अगर ये इधर होगा तभी तो ये मान लो 4Q इधर जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, जो Q इधर फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, तो कैंसिल होकर जीरो होने के चांस है, जो कि हमको चाहिए कि नेट फोर्स, नेट फील्ड सॉरी जीरो हो जाए। हाँ, तो हम यही वही करेंगे। हमने एक्स पॉइंट लिया और इधर फोर्स की वैल्यू की। ये जो लोग अभी लेट आ रहे हैं, अभी मीटिंग खत्म होने वाली है 9 मिनट में, ठीक है। तो हम छोटी छोटी मीटिंग रखेंगे और उसमें डिस्कशन करेंगे, तो वो डेली करेंगे तो धीरे धीरे 4-5 दिन में ही बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ जाएंगे, तो इसमें चिंता होने, परेशान होने की बात नहीं है। ओके, सो मूविंग ऑन। तो हाँ, तो जो 4Q जो फोर्स लगाएगा इधर, वो इस तरफ लगाएगा, जो Q फोर्स लगाएगा वो लेफ्ट साइड लगाएगा, फील्ड लगाएगा सॉरी। तो फील्ड की वैल्यू लिखी हमने, फील्ड जो होता है वो होता है KQ/R²। तो कौन बोला है, यूज कर लो भाई जो भी है ये। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे सर ना कुछ हुआ। हाँ जूम पर जो भी है म्यूट कर लो भाई अपना। हाँ, तो इधर 4Q जो इधर फील्ड लगाया वो क्या K×Q/R², तो यहाँ पे कितना हो गया K×4Q/x², और इसमें जो लगाया इधर वो कितना हो गया KQ/30 - x²। इस पूरे को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया, x = 20 सेंटीमीटर अभी फ्रॉम 4Q। तो 4Q से 20 है तो Q से कितना है 10, तो अपना आंसर आ गया A। तो आई होप क्लियर होगा सबको। तो मूविंग ऑन। हाँ, अभिजीत सिंह क्या हुआ भाई, डाउट क्या है, चैटिंग में लिखो क्या डाउट है। अभिजीत सिंह चैटिंग में लिखो क्या डाउट है, तुमने रेज हैंड किया है, नहीं कोई डाउट। तो ये वीडियो में बोल रहा हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसमें चिंता की बात नहीं है, तुम ऐसा परेशान मत हो अगर कोई लेट आया है तो, पर आगे से ध्यान रखना और आगे से टाइम से आना। हाँ ओके, कोई डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, चलो टाइम हमारे पास है। हाँ, तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। यहाँ पे हमने फील्ड जीरो करना था, तो बीच में एक पॉइंट लिया और वहां पे फील्ड दोनों के से लिखा और जीरो कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर, हाँ, जो रेज हैंड कर रहे हैं वो अपना डाउट चैट में लिखे तो पता चलेगा मुझे। रेज हैंड कर रहे हो बट डाउट नहीं लिख रहे हो तो नहीं समझ आ रहा है, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। सब लोग अपना वीडियो बंद रखेंगे, वीडियो ऑडियो। हाँ, तो देखो अगले इस क्वेश्चन में क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि इफ Q = 2 कूलम, तो जब हमको कैपिटल Q जो दिया हुआ है 2 कूलम दिया हुआ है और फोर्स दिया हुआ है 100 न्यूटन, तो फिर वैल्यू ऑफ द फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने का फायदा ही यही है कि हम किसी भी, अगर हमको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम उस पॉइंट पे जब कोई भी चार्ज लेके जाते हैं तो उस पर जो फोर्स आता है वो Q × ही आता है। सो दिस इज द बेनिफिट, दैट इज व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि हम जानते हैं, तो यहाँ पे हमको फोर्स दे दिया कि जब हम किसी Q चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेके जाते हैं तो जो फोर्स आता है वो 100 न्यूटन आता है। तो जब वो 100 न्यूटन आता है तो हमको फोर्स की वैल्यू पता है और चार्ज की वैल्यू पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने अभी निकाल दिया, जो आ गई 50। आई होप यू विल बी क्लियर विद दिस, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया हमको प्रॉपर्टी भी याद रखनी है इस क्वेश्चन के साथ साथ में, कि देखिए चार चार्ज दिए हुए हैं Q, जो कि स्क्वायर के कॉर्नर रखे हुए हैं। तो अब हमको ये पता करना है कि सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा। ये प्रॉपर्टी आगे भी बहुत जगह यूज होने वाली है, तो इसको हम आगे से बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो इस Q की वजह से जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो हमारे पास फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस वाले की जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस वाले की जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, और सिमिलरली इस वाले की जो फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो हम क्या देख पाते हैं कि जब, और क्योंकि सबसे सेंटर से सबका डिस्टेंस इक्वल है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई का जो मैग्नीट्यूड है वो चारों के केस में है वो सेम रहेगा। तो ये वाला फोर्स इसको, ये फील्ड सॉरी इसको काट देगा और ये फील्ड इसको काट देगा, तो नेट फील्ड हमारे पास क्या रहेगा, 0। बहुत ही आसान है। और आगे हम ध्यान रखेंगे किसी भी रेगुलर पॉलीगन, ये हमको आगे प्रॉपर्टी बना के नोट बना के लिखना भी है, ध्यान रखना है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन, चाहे वो क्या बोलते हैं पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्राइंगल हो, ये प्रॉपर्टी हमको ध्यान रखनी है कि उसके सेंटर पे अगर हम फील्ड निकालना चाहते हैं और अगर
सारे वो रेगुलर है, वो जो भी ज्योमेट्री है पॉलीगन रेगुलर है और सब पे इक्वल चार्ज रखा हुआ है, तो नेट फोर्स हमेशा जीरो होता है और नेट या फिर नेट फील्ड भी हमेशा जीरो होता है सेंटर पे। ये प्रॉपर्टी हमको हमेशा ध्यान रखनी है आगे हमेशा। ये क्वेश्चन यही सिखाने के लिए है कि स्क्वायर में ही नहीं, ट्राइंगल हो हमारे पास, बस कंडीशन क्या है कि रेगुलर होना चाहिए और उसके साथ में चार्ज जो है वो इक्वल होना चाहिए। चार्ज की वैल्यू इक्वल होना जरूरी है और रेगुलर होना जरूरी है, तो सेंटर पे कोई भी पॉलीगन होगा तो उसका फील्ड हमेशा जीरो ही आएगा, तो हमको वो ध्यान रखना। ओके, सो मूविंग ऑन, आई होप इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है कि मास दिया हुआ है हमको और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दिया हुआ है और जी दिया हुआ है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस द वेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो हम वो कैसे करेंगे ये देखने की ये बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि जब इस क्यूब रखा हुआ है और उसको mg जो लगेगा उसमें नीचे की तरफ लगेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए पक्का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, तो F = Q ही होता है। तो बस हमने दोनों को बैलेंस कर दिया, Q = mg और सॉल्व कर लिया। आई होप सॉल्व करने में इसको दिक्कत नहीं होगी और इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो बस हमने क्या किया, Q को mg से बैलेंस किया सेशन में, और कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ 50 माइक्रोकूलम, तो वो xy प्लेन में जिसकी पोजीशन दी हुई है ये r0, दैट इज 2i कैप प्लस 3j कैप। सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर दिस। तो इसमें हमको ध्यान रखना है, जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए थे, क्या फॉर्मूले ड्राइव किए थे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर उसके मॉड की बात की जाएगी तो होगा k q और डिवाइड बाई जो यहाँ पे जो उधर होगा r21 का वेक्टर और का स्क्वायर। हमको ध्यान रखना है R21 कौन सा वेक्टर है, अगर 1 पॉइंट पे कोई चार्ज रखा है उसकी वजह से हम 2 पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, तो जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। तो अब तुम देख सकते हो कि अगर ये 1 का मान लेते हैं R1 वेक्टर है और जो 2 का मान लेते हैं जो वो R2 वेक्टर है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वेक्टर हो जाएगा, ये वाला वेक्टर, ये R21 वेक्टर होगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2 पॉइंट ड्यू टू 1। तो हमको ये देखना है R21 मतलब R2 माइनस R1 करना बेसिकली हमको यहाँ पे। तो बस हमने R2 कौन सा पॉइंट हो जाएगा जिस पे निकालना है, R1 कौन सा पॉइंट जिसकी वजह से निकालना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा और फिर उसका मॉड लेके सॉल्व कर लेंगे। आई होप यू विल बी क्लियर विद दिस। तो ये जो चीज है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो k3/r² होता है, बस r वेक्टर यहाँ पे होता है वो R21 का मॉड का स्क्वायर होता है, जहाँ पे 1 वो पॉइंट है जिसकी वजह से जो सोर्स चार्ज है, और जो 2 वो पॉइंट है जहां पे या फिर जो टेस्ट चार्ज है जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे हैं, तो R21 वेक्टर वहां से निकालेंगे। ठीक है, तो हाँ एक सेकंड